क्या क्या चल रही है शुरू कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब स्ट्रिंग प्ले आउट करिए और दोनों से बातचीत की शुरुआत करनी है, पर वो क्या चल रहा पे जाऊं उसके एक थोड़ा सा बाहर की चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं दोनों स्टॉक्स पे आता हूं। वो फुटसी की, ये फुटसी क्यों कहते हैं? पहले एफटीएसई है तो उसे फुटसी क्यों कहते हैं? फुटसी ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जैसे एफटीएसई, जैसे भेल हो गया, फटसी कुछ एफटीएसई हो गया, सेल हो गया, बीएचईएल तो भेल हुआ, एफटीएसई तो फुटसी का, एफयूटीएसई हुआ ना फुटसी तो। ऐसे तो ASHI SHU ऐसा कुछ बता दे तो ये चल रहा है। क्या रीबैलेंसिंग का अपडेट क्या है भाई, क्या होने वाला है? तो रीबैलेंसिंग में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं FTSE में ये टाइम, क्योंकि काफी सारे रेगुलेशंस नॉर्म्स चेंज हुए हैं काफी सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जो पॉसिबल एडिशंस हैं FTSE में उसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे IPOs आए थे रिसेंटली और एलिजिबिलिटी हो गई है। तो 19 अगस्त को FTSE की ये रीबैलेंसिंग अनाउंस होगी और इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो होगी 16 सितंबर, यानी जो सितंबर क्वार्टर से रिसेट होता है वो रिसेट हो जाएगा। पॉसिबल इंक्लूजन्स अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज का मानना यह है कि मान्यवर एक इंक्लूजन हो सकता है, 115 करोड़ की बाइंग हो सकती है और ये 8 दिन के जो डिलीवरी वॉल्यूम्स होते हैं क्यूमुलेटिवली उतना बड़ा बाइंग यहाँ आपको आता हुआ दिखाई देगा। ब्लू डार्ट 140 करोड़, पतंजलि यानी कि रुचि सोया, क्योंकि यहाँ फ्री फ्लोट फैक्टर बड़ा है तो 216 करोड़ तक की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। देवयानी फूड्स अगेन नया IPO है, एलिजिबिलिटी हो गई है तो 111 करोड़ का बाइंग यहाँ फिगर है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग नाम आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो आज बैंकिंग का सबसे बड़ा गेनर है, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है कोटक। और कोटक की बात करें तो इनकी जो FII लिमिट थी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से वो थ्रेशोल्ड के नीचे आ गई है, और क्योंकि वो नीचे आ गई है तो हेडरूम बन गया फिर से एक बार। और कोटक एक ऐसा निफ्टी का स्टॉक है जो FTSE इंडिसेस में अभी तक नहीं शामिल हुआ है, और क्योंकि ये हेडरूम बन गया है तो 488 करोड़ की फेज 1 बाइंग आपको आती हुई दिखाई देगी। और शायद यही रीजन है कि आज कोटक और मान्यवर जैसे स्टॉक्स आपको बजिंग दिख रहे हैं, ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स आपको नए हाईस पे दिखाई दे रहे हैं। वेट इंक्रीज की बात करें, क्योंकि यहाँ माइग्रेशन हो रहा है ऑल वर्ल्ड इंडेक्स की तरफ, तो इंडियन होटल में लगभग 350 करोड़ की बाइंग दिखेगी। मयूरेश के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये भी एक ट्रिगर हो सकता है नियर टर्म के लिए। CG पावर और अतुल लिमिटेड, यहाँ भी आपको 200-250 करोड़ रुपए की बाइंग आती हुई दिखाई देगी। तो ये FTSE की रीबैलेंसिंग के MSCI जितनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये जो साइज के स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से FTSE का ये जो इवेंट है अहम माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो रखिए रडार पे 19 अगस्त को शायद यही अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिले। अच्छा, वो क्या चल रहा है? मैं तो आज दो ही चीजें चल रही हैं जो रिटेल देखना चाहता था। एक तो जोमेटो फटा, दूसरा वो येस बैंक चल गया। रिटेल का बड़ा इंटरेस्ट था, बिल्कुल सब बड़ी होप्स आके बैठे हुए थे। येस बैंक चार्ट दिखाइएगा स्क्रीन पे, आज तो 12-13% के आसपास के उछाल के साथ येस बैंक कामकाज करता हुआ। क्या चल रहा है? तो काफी सारी चीजें चल रही हैं। एक चैनल जो है या न्यूज रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि आदित्य पुरी साहब बोर्ड पे आ जाएंगे, और क्योंकि आदित्य पुरी एसोसिएटेड है कार्लाइल के साथ तो वो नॉमिनेट हो जाएंगे। लेकिन CNBC TV 18 की जो एक्सक्लूसिव खबर अभी चली है वहां ये बताया जा रहा है कि एडवेंट श्वेता जालान और कार्लाइल सुनील कौल, ये 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है येस बैंक के बोर्ड पे, क्योंकि इन्होंने वारंट्स और शेयर्स खरीदे हैं येस बैंक में, जो पोस्ट कन्वर्जन ऑफ वारंट्स 10% स्टेक हो जाएगा। 10% एडवेंट के पास, 10% कार्लाइल के पास। तो यहां जो मेन ट्रिगर है आशीष, वो शुरू हुआ पिछले हफ्ते की फंड रेज अनाउंसमेंट में, जहां येस बैंक ने 8,900 करोड़ रुपए यानी रफली $1.1 बिलियन रेज करने की अनाउंसमेंट की। कार्लाइल एडवेंट को ये शेयर बेचेंगे। इक्विटी शेयर लगभग 13.78 यानी लगभग 14 रुपए के आसपास शेयर्स देंगे, और वारंट इश्यू जो है वो 14.82 के हिसाब से यानी लगभग 15 रुपए के भाव पे आपको वारंट कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और पोस्ट कन्वर्जन कार्लाइल के पास 10%, एडवेंट के पास 10%, जैसे कि मैं बता रहा था। और इसके अलावा एडवेंट का एक बोर्ड मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है, कार्लाइल का एक बोर्ड मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसका अप्रूवल जो है वो RBI से आता है, तो ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फंड्स की बहुत सख्त जरूरत थी येस बैंक को आगे की ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा ARC में भी वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए जो है प्रपोजल ला रहे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो 9,000 करोड़ रुपए ब्रॉडली येस बैंक ने रेज किए हैं उससे एक बड़ा ट्रिगर बना है। ऑब्वियसली आदित्य पुरी साहब की न्यूज जो है बोर्ड पे आने की वो स्पेकुलेटिव है, काफी सारी न्यूज रिपोर्ट स्पेकुलेटिव है, क्योंकि अभी तक कोई
रियल अप्रूवल आरबीआई से नहीं आया है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आप नॉमिनेट करोगे तो अच्छे लोग नॉमिनेट करेंगे। और कार्लाइल की हिस्ट्री रही है, उन्होंने एसबीआई कार्ड्स में निवेश किया जो एसबीआई की सब्सिडरी थी, उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में निवेश किया है जो एसबीआई की सब्सिडरी है, और येस बैंक की भी आप बात कर लें SBI, तो एसबीआई 49% शेयर होल्डर है। तो इनका जो रिलेशनशिप है एसबीआई के साथ वो काफी लंबा है और काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जब एक बड़ा स्टेक होल्डर आपके साथ रहता है तो बहुत इजी होता है और बहुत एफिशिएंटली बोर्ड रन होती है और बहुत एफिशिएंटली आपको शेयर होल्डर रिटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। एटलीस्ट एसबीआई और कार्लाइल की ये हिस्ट्री है कि जहां भी ये दोनों साथ में हैं वहां अच्छा काम होता है। और अभी तो ये मामला ऐसा हो गया, अमर अकबर एंथनी, तो आपका एसबीआई भी है, आपका एडवेंट भी है और आपका कार्लाइल भी है। तो ये 3-4 लोग जो है ये येस बैंक के पीछे पड़े हुए हैं। शायद आपको यहाँ से थोड़ा बहुत टर्न अराउंड या बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अमर अकबर एंथनी, वो तो हिट थी। मेरे ये भी ये ब्लॉकबस्टर बनेगा क्या? अरे इसमें क्रेडिट तो प्रशांत कुमार साहब को देना चाहिए, जिन्होंने पूरी तरह से कहाँ रेस्क्यू करा और कहाँ अब ये प्लेस होते हुए स्टॉक्स इस कंपनी के बैंक के नजर आ रहे हैं। पर इन लोग के आने से एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिल गया क्या? भरोसा बन जाता है क्या? सर्टेन एक्सटेंट यस आशीष जी, बट आई थिंक नंबर्स विल डू द टॉकिंग। और जैसे नंबर्स 1-2 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करेंगे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को, तो मुझे लगता है एक टोटल अमाउंट ऑफ री रेटिंग होगी। बट एज अ स्पेस इंटरेस्टिंगली आई थिंक हमारे जो ओनिल में एक सेक्टर रोटेशन ग्राफ आता है उसमें आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल्स एक इंप्रूविंग ट्रेंड में दिख रहा है, और हमें लगता है आई थिंक ये सेक्टर को भूलना नहीं चाहिए। काफी मिड कैप प्राइवेट बैंक्स आई थिंक रडार पे आ रहे हैं, लार्ज कैप्स में तो है ही, बैंक्स लाइक से आईसीआईसीआई बैंक वेल डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बट मिड कैप्स को भी आई थिंक भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक मिड कैप प्राइवेट बैंक्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म in the next few quarters. So I think ये mid cap private space पे ध्यान देना चाहिए, not necessary yes I think banks like Federal हमें काफी पसंद आ रही है। आप सरकारी बैंकों की जो बात कर रहे थे, I think asset quality में जबरदस्त सुधार है, प्रोविजनिंग एब्सोल्युटली हो चुकी है 85-90%, तो जो भी रिकवरीज होंगे सीधा बॉटम लाइन पे होंगे। तो सिलेक्टिवली लीडर्स इन दिस स्पेस, टॉप बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक न्यू आरएस लाइन हिट कर रहा है एज पर ओनिल मेथोडोलॉजी, तो सिलेक्टिवली दिस स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड इन माय ओपिनियन। बैंक की बात छेड़ी थी तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एके दास साहब फिर से जुड़ते हुए। दास सर हाय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया नंबर्स बैंक की तरफ से सर, और उसमें हाईलाइट थी जो बढ़िया लोन ग्रोथ आपने डिलीवर करी, मेरे ख्याल से Q1 में ऑलमोस्ट 15% के आसपास की लोन ग्रोथ। इस क्वार्टर में कहां से मदद मिली? क्या कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी अच्छा पिकअप आप लोग देख रहे हो? और फिर ये बचा हुआ FY23 Q1 को देखते हुए किस तरह का आकलन बन रहा है? किस तरह की लोन ग्रोथ, किस तरह की ट्रेजेक्टरी रह सकती है? सबसे पहले तो कहूंगा कि यस 15% ग्रोथ दर्ज किया गया है ये YOY, लेकिन YTD दैट इज Q1Q द ग्रोथ % हुआ है, और ये जो 15% ग्रोथ हुआ है उसका श्रेय जाता है ज्यादातर 65% ओवरसीज मार्केट में लोन एक्सपेंशन हुआ है, और डोमेस्टिक एरिना में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 9% रहा है। तो यही ग्रोथ रेट जो रहा है उसमें कॉर्पोरेट में जो आना चाहिए था अभी तक आया नहीं है। जितना भी ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिक एरिना में वो जैसे हमारा रिटेल में 22%, एग्रीकल्चर में 16% और थोड़ा कम MSME में 8% ग्रोथ हुआ है। तो उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेगमेंट में थोड़ा अभी तो संकेत मिला है, हमारा सैंक्शन करीब 8,000 करोड़ का था, में अभी करीब 12,000 करोड़ का और प्रोसेस में है। तो जो हमको क्रिटिकल मास मिलना चाहिए था कॉर्पोरेट सेगमेंट से अभी तक मिला नहीं, लेकिन Q2 से मुझे लगता है उसमें थोड़े बहुत सुधार देखने को मिलेगा हमको। तो मेरा तो वही था 8 से 10% का ग्रोथ, इस बार डोमेस्टिक में हमने 9% का ग्रोथ दिखाया है, हालांकि ग्लोबल 15% बढ़ा है YOY। मैं वही मेंटेन करूंगा 8 से 10%, थोड़ा सा उससे ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट्स इन द करंट क्वार्टर एंड द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ओके दास साहब, ये जो आगे की ग्रोथ की बात कर रहे हैं और आपने जो बात कही कॉर्पोरेट सेगमेंट में थोड़ा सा अगर आप देखें नंबर्स सुधार सकते हैं, ये आगे की ग्रोथ किस NIMs की ट्रेजेक्टरी में आएगी? NIMs किस ट्रेजेक्टरी में आप देख रहे हैं, और क्या डिपॉजिट्स जो रेट बढ़े हैं उसका NIMs पे इम्पैक्ट आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में विजिबल रहेगा? और एक और चीज़ इसमें अगर आप जोड़ते हुए बोल पाए, अगर स्पष्ट कर पाए, एग्जैक्टली कासा किस ट्रेजेक्टरी में है आपका इस वक्त? मेरा कासा में करीब ईयर ऑन ईयर 2.5% का ग्रोथ हुआ है, हालांकि मार्च के मुकाबले करंट बढ़ा है, सेविंग्स थोड़ा कम हुआ है। हम सबको मालूम है कोविड के टाइम में ऑब्वियसली द पेंट अप डिमांड की तो हम बात करते थे, अभी थोड़ा उसमें विड्रॉल दिख रहा है।
बट कासा रेशियो हमारा 44.7% है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट, इफ नॉट द हाईएस्ट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि डिपॉजिट रिप्राइसिंग, एसेट रिप्राइसिंग, इकोनॉमिक वेरिएबल्स विद लैग इफेक्ट तो आते ही है। हमारा 37% करीब हमारा जो अकाउंट्स है दे आर एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड, तो उनमें थोड़ा बहुत तो थोड़ा सुधार हमको देखने को मिला इनकम में, पर वो पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो ग्लोबल जो निम है वो 2.55 है और जो डोमेस्टिक निम है वो 2.88 है। हमारा ये मानना है कि जब ये डिपॉजिट रेट में भी रिप्राइसिंग होगी विथ लैग, हम लोग के लिए एक काम ये बाकी रहेगा कि डोमेस्टिक एरिना को कैसे और स्ट्रेंथन करें और मजबूत करें। हम लोग एमएसएमई सेक्टर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, एंड जो क्रिटिकल मास मिलेगा हमको कॉर्पोरेट सेगमेंट से ही मिलेगा, तभी लोन में थोड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। सो करंट ईयर में मैं मानता हूँ निम को 2.9 डोमेस्टिक पे मेंटेन करना ही बड़ी बात है, तो हमें उम्मीद है हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। और ग्लोबल निम जो कि 2.55 है, हमारा लक्ष्य उसको कम से कम 2.75 तक लेके जाने के लिए। तो दिस इज द गाइडेंस। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया नंबर। इस बीच आईडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। अभी अभी टिकर टीम अपडेट दे रही थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से सीसीआई से अप्रूवल आ गया है आईडीएफसी एएमसी के विनिवेश को लेकर। स्टॉक एकदम से खबर आते से ही उछाल दिखाना शुरू करता हुआ। मानस एक बार क्विकली चार्ट चेक देंगे। आईडीएफसी लिमिटेड 4-4.5% ऊपर इस खबर के चलते। आईडीएफसी लिमिटेड में हमने कल ही ब्रेकआउट देखा था जब 56 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिले थे। एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट था, ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट था, जिसके टारगेट 64-65 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी 4-5 रुपए का अप जरूर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर अभी तक ट्रेड नहीं लिया है तो अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 58 रुपीज के स्टॉप लॉस से 65 रुपए की टारगेट सेट करें। रखिए भाई आईडीएफसी को रडार पे। बढ़िया मूव बना है इस खबर के दम पर, लेकिन वो क्या चल रहा है में एक तो चलने वाला स्टॉक यतिन ने हाईलाइट करा यस बैंक, और एक सुमित बता रहे हैं सोलारा एक्टिव को रडार पे रखना है। क्यों सोलारा एक्टिव? असल में कई सारे इसके ऊपर सवाल हाल फिलहाल में पूछे कई लोगों ने, तो इसकी नजर गई इस कंपनी के ऊपर कि इसमें हुआ क्या। पिछले एक साल में ये शेयर आधा हो गया। दिखाइए इसका चार्ट लेकर आएंगे तो ज्यादा क्लियर पिक्चर होगी। 3 महीने के चार्ट के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। 3 महीने में 23%, 1 महीने में 60%, YTD 62% के आसपास वैल्यू इरोड कर चुका है, और कोई स्टॉक स्प्लिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बिना उसके ये शेयर इतना नीचे आ चुका है। तो ढूंढाई शुरू करी कि हुआ क्या ऐसा, तो पहले तो इसके नंबर से ही सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। इसके नंबर की ट्रेजेक्ट्री में पिछले 5 क्वार्टर के मैंने प्रॉफिट के नंबर देखे हैं, और 5 क्वार्टर में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही आपको दिखाई पड़ेगा मुनाफे के अंदर। दूसरा, प्रमोटर की तरफ से स्टेक गिरवी, पहले 5%, फिर 10%, अब 12% ये स्टेक में बढ़त होते हुए दिखाई पड़ रही है गिरवी हिस्से में। प्रमोटर का स्टेक भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर हिस्सेदारी गिरवी बढ़ रही है। मुनाफे के अंदर एक बदलाव आया है। तीसरी तिमाही में कंपनी के जो टॉप नॉच थे, टॉप ब्रास था, वहाँ से एक रेजिग्नेशन आता हुआ दिखाई पड़ा था, वो एक इशू। कंपनी के जो डेट्स हैं वो हायर साइड पे जा रहे हैं, और साथ साथ कैश फ्लो पिछले साल के जो नंबर्स हैं उसमें नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो कैश फ्लो नेगेटिव, हायर डेट, लॉस, प्लस कंपनी की बोर्ड में बड़ा फेरबदल, प्लस कंपनी के प्रमोटर में कि जो होल्डिंग है उसके अंदर प्लेज का बढ़ते का एक ट्रेंड, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार ने क्रूशली वॉच करना शुरू किया है। एक बार वो 5 मुनाफे की जो क्वार्टर के नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 57 करोड़ चौथी तिमाही 2021 में, FY21 में इनका मुनाफा था, फिर वो 50 करोड़ हुआ, फिर वो 30 करोड़ हुआ, फिर वो घाटा बन गया 140 करोड़ रुपए का। फिर सुधार जरूर आया लास्ट क्वार्टर तक आते आते 1.88 करोड़ का, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है पहले से। तो ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। इस क्वार्टर के नंबर 4 अगस्त को हैं, तो वहाँ पे देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। थोड़ा शेयर ने जरूर रिस्पाइट लिया लोअर लेवल से, 40 रुपये 50 रुपये चल चुका है अपने लोस से, 52 लोस से, लेकिन जो कंसर्न उठ रहे हैं मार्केट में इस कंपनी को लेकर या नंबर्स को लेकर, इसमें बहुत सारे निगेटिव ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर्स को आप टिक कर लीजिए, और जैसे इसमें ईज आउट हो, सिचुएशन बेटर हो, उसके बाद यहाँ कोई कॉल लीजिएगा और अकॉर्डिंगली इनको आप प्ले आउट करिएगा। 1800 प्लस वाला 400 के नीचे काम कर, और ये ऐसा नहीं खराब है, इसमें बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस के बहुत बढ़िया टारगेट थे, 2200 2000 तक के टारगेट। एपीआई, प्योर प्ले एपीआई, इनफैक्ट HSBC ऐसे हाउसेस भी इनको कवर करते थे। इंटरेस्टिंग। देखिए भाई, रिजल्ट इस बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, दोनों में फिर कड़ी जुड़ गई। यहाँ पे आदित्यपुरी साहब कहा जा रहा है यस बैंक में शायद बोर्ड में आएंगे, तो यहाँ पे चेयरपर्सन बने थे सोलारा एक्टिव के, चेयरमैन है वो।
भैया एक तरफ तेजी वाला है, एक तरफ पिटाई वाला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। ये बैती साहब जरा देखिए सोलारा एक्टिव जो लो लेवल से चल रहा है, रिजल्ट से पहले कुछ दमखम है या नहीं? आशीष जी, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहते हैं स्टॉक्स में। आज ज़रूर अभी अप मूव दिख रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर उतना प्रॉमिसिंग अभी तक नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए।